अच्छा जी, आज का टॉपिक है ओहम लॉ। ओहम लॉ का मकसद ये है कि जो तार में करंट फ्लो करता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए ओहम एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं ओहम लॉ। तो ओहम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है द करंट in the conductor is directly proportional to the voltage applied across the conductor। अच्छा, तो करंट को हम किससे जाहिर करते हैं? I से। और वोल्टेज को V से। अच्छा, करंट I और वोल्टेज V से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, क्या बता रहा है? सबसे पहले इधर देखें, समझे, उसके बाद देखें स्टेटमेंट में क्या बता रहा है। वो कह रहा है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन दी कंडक्टर। कंडक्टर में जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वोल्टेज। किसके होगा? वोल्टेज के। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक रिलेशन आया। ठीक है, अब इस रिलेशन को हमने इक्वलिटी में तब्दील करना है, इक्वल साइन लगाना है। तो क्या करना होता है, क्या करते हैं हम इक्वल साइन लगाने के लिए? कांस्टेंट और इक्वल साइन। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/R और V। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 1/R है। मैं आगे बताऊंगा कि 1/R या R क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इस R को मैं इधर लेके आ सकता हूँ। तो I मल्टीप्लाई बाई R इज इक्वल टू V, और दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू I R। ठीक है, अच्छा, बात आ गई समझ? तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक पाइप है, इसमें पानी जा रहा है। तो पानी कब ज्यादा होगा कब कम होगा, इसका मतलब ये पानी किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करता है? टैंकी में कितना लेवल है, पानी का लेवल कितना है, टैंकी में पानी का लेवल कितना है। सही है। तो इसी तरह अगर करंट की हम बात कर ले कि करंट किस पे डिपेंड करता है, तो भी हम देखेंगे कि जो उसके साइडों पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए करंट जो है डिपेंड करता है वोल्टेज पे। करंट किसके पे डिपेंड करता है? वाजिब, पहले देखो उसके बाद देखो। करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पाइप में जो पानी होता है वो वोल्टेज के अलावा किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है। किस चीज पे? उसके छोड़ने पर भाई जो पाइप है उसके रेजिस्टेंस पे, उसके मजाइमत पे। ठीक है, मतलब पाइप हम बड़ा वाला लेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, कम होगा ना जब हम बड़ा वाला पाइप लेंगे, ज्यादा चौड़ाई वाला। तो इसी तरह वोल्टेज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन तार के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि तार का रेजिस्टेंस कितना है, तार आगे करंट को अलाउ कितना करता है, चार्जेस को अलाउ कितना करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये R है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस R मैंने नीचे लिखा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, बात आ गई समझ? ठीक है, तो इसका अभी मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, पहले ये बात समझे कि कभी इस तरह नहीं लिखना V is directly proportional to I, ये गलत है। क्यों? वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर करंट ना हो तब भी वोल्टेज हो सकता है।
मिसाल के तौर पर आपकी बैटरी है, आप ना लगाए तो आगे पर वोल्टेज शो होगा, लेकिन करंट तब होगा जब वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको पता है सबसे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद जिस पर डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड किसी चीज पर नहीं करता वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो कभी भी पेपर में इस तरह नहीं लिखना v is directly proportional to r, v is directly proportional to I। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। याद रखें ये बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कोई पूछे आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसे होता है तो आपने बताना है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वही ये एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस है 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ v वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ आई। ठीक है, लेकिन एक ख्याल करना आई जो है वोल्ट आई बहुत कम होता है, करंट बहुत कम होता है, वो मिली एम्पियर में होता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है साथ में MA, आपने साथ में लिखना है MA। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन लगा ले आप, स्ट्रेट लाइन लगा ले। ठीक है, अच्छा जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगा तो करंट कितना होगा 1 मिली एम्पियर। अब ग्राफ बनाने का तरीका सीख लिया आपने जाना है इस लाइन तक, वहां से आपने सीधा टर्न होना है। ठीक है, अगर करंट है 2 तो यहाँ पे जाएंगे, अगर करंट है 3 मिली, अगर करंट है 4 मिली तो 4 मिली। ठीक है, बात आ रही है समझ? ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ। जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के इक्वेशन होते हैं वहां पे आप ये ग्राफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ बनाता हूँ, इस टॉपिक में नहीं है, मतलब ओहम लॉ में टॉपिक नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ, लेकिन मैं बनाने जा रहा हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ। देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी क्या कहती है, हमें बताएं इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ होता है इस तरह। ठीक है, देखिए अगर 1 होगा तो ये 5 होगा, अगर 2 होगा तो ये 4, अगर 3 होगा तो ये 3, अगर 4 होगा तो ये 2, और अगर 5 होगा तो ये 1। ये देखो कितना जबरदस्त इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। नहीं, ये ओहम लॉ की बात नहीं कर रहा, ये मैंने वैसे बनाया आपके लिए। ठीक है, ये हम रेजिस्टेंस और करंट का बता सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और करंट का ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा भाई ओहम लॉ की कुछ लिमिटेशन होती है, हर जगह पे हम ओहम लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ओहम लॉ की लिमिटेशन कौन सी है, आपने जब भी एक्सपेरिमेंट करना हो ओहम लॉ पे तो सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, रेजिस्टर आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और आप लोगों ने टेम्परेचर वगैरह भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर पे भी करंट फ्लो डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ आया ओहम लॉ? ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि करंट जो है वो 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है, 5 किलो ओम है, तो आपने वोल्टेज मालूम करना है तो आप इस फार्मूले को यूज करके
फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में 3 चीजें शामिल है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो ये तीनों चीजें, अगर कोई भी 2 चीजें आपको दी हो तो आपको तीसरी चीज मालूम कर सकते हैं इससे बात करने। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस।